नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कभी सोचा भी नहीं था कि मोबाइल गेम्स के चक्कर में बच्चे अपनी मां की हत्या भी कर सकते हैं, मगर ऐसा हुआ। मुंबई में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं जो सबको हिला कर रख देती हैं। दिमाग सुन्न होने लगता है। मोबाइल गेम की लत जानलेवा बन चुकी है, ये अब साफ है। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है जिसे गेमिंग डिसऑर्डर नाम दिया गया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि गेमिंग डिसऑर्डर किस हद तक खतरनाक है, साथ ही मोबाइल गेम की लत से बच्चों को दूर रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन चर्चा करने से पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मोबाइल, जो कि महज बातचीत करने का जरिया भर नहीं रह गया है, यह बच्चों के हाथों का झुनझुना बन चुका है। खेल का एक ऐसा औजार बन चुका है जो तेजी से बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है। यही नहीं, बच्चों को गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार भी बना रहा है। हाल में ही मोबाइल गेम से जुड़ा दिल को दहला देने वाला एक वाकया लखनऊ में देखने को मिला, जिसमें एक नाबालिग बच्चे ने महज इसलिए अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसकी मां ने उसे मोबाइल गेम खेलने से रोका था। मोबाइल गेम की इस कदर की लत को गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। ये एक तरह की बीमारी है। इस डिसऑर्डर से जूझ रहे व्यक्ति को गेमिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है और किसी भी जरूरी चीज से पहले गेम को तवज्जो देता है। ऐसे मामलों में बच्चे मोबाइल गेम में इस कदर डूब जाते हैं कि वो अपनी दिनचर्या तक भूल जाते हैं। खाना पीना, नहाना धोना, कपड़ा बदलना तक भूलने लगते हैं। लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। कोई अगर उन्हें मोबाइल खेल खेलने से रोके तो उग्र हो जाते हैं। मोबाइल छीन लेने या लैपटॉप से दूर करने पर ये हिंसक हो जाते हैं। अगर उन्हें गेम खेलने को नहीं मिलता तो खाना पीना बंद कर देने की धमकी देते हैं। पेरेंट्स को घर से भाग जाने या खिड़की से कूद जाने का डर दिखाते हैं। कई मामलों में पाया गया है कि गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार बच्चे खुद को चोट पहुंचा लेते हैं ताकि उन्हें गेम खेलने दिया जाए। गेमिंग डिसऑर्डर का ये स्टेज तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब बच्चे धमकी से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चे मोबाइल गेम नहीं खेलने देने पर जान लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, जैसा लखनऊ के मामले में हुआ। इसी हफ्ते मुंबई में 16 साल के एक बच्चे ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। कुछ दिनों पहले इसी तरह का एक मामला इंदौर में सामने आया था, जहां 23 साल के एक लड़के ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में आत्महत्या कर ली थी। गेमिंग डिसऑर्डर से बचने के उपायों की बात करें तो सभी तरह के गेमिंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए OTP जरूरी कर देना चाहिए, ताकि पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही कोई गेम डाउनलोड हो सके। इसके अलावा टारगेट अचीव करने वाले और मार धाड़ वाले गेम पर एज रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए। PUBG पर प्रतिबंध लगने के बाद ही भारत में ऐसे तमाम मारधाड़ वाले मोबाइल गेम ऐप्स हैं जिसे बच्चे धड़ल्ले से डाउनलोड कर रहे हैं। फिलहाल तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को महज व्यस्त रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल न दें। वहीं अगर बच्चे पढ़ाई को लेकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उन पर निगरानी रखें। बच्चे पेरेंट्स के आते ही झट से स्क्रीन बदल देते हैं तो समझ जाएं कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। अगर कोई बच्चा मोबाइल गेम खेल रहा है तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठकर वॉच करना चाहिए। साथ ही खेल के बीच में नहीं बल्कि इससे पूरा होने के बाद बच्चे से इसके जुड़े खतरों को लेकर समझाना भी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट्स, जी मीडिया। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं निनाद छाया, जो कि को फाउंडर हैं गो फिजिटल की। निनाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। इसके अलावा हमारे साथ हैं निराली भाटिया, स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ प्रियांक कानूनगो भी जुड़ेंगे, जो कि चेयरपर्सन हैं NCPCR के। निनाद, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। एक बात जो NCPCR ने भी अब सरकार से पूछी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि PUBG जैसे गेम्स जो कि भारत में बैन हैं, उसके बावजूद ये मिल कैसे रहे हैं, इन तक एक्सेस कैसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। जी शुक्रिया। एंड जैसे आपने कहा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। PUBG जैसी जो गेम्स बैन हुई हैं वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर से तो निकाली जा चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन ऐसे कई साइड लोडिंग ऑप्शन भी हैं जहां से आप गेम लोड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि सिर्फ जो गेम बैन हुई है वही सिर्फ अवेलेबल है, वैसा नहीं था। गेम्स ऑन इट्स ओन ये बुरी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर उनका दुरुपयोग किया जाए तो मोबाइल गेम हानिकारक हो सकती है एक हद तक। संस्कृत में एक वाक्य है, अति सर्वत्र वर्जयेत, माने एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड फॉर यू। तो मोबाइल गेम्स
ऑन देयर ओन, ये ऐसा नहीं कि आप हर किसी मोबाइल गेम को ये कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि मोबाइल गेम हानिकारक है। कुछ गेम ऐसी हैं जो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कि जिसमें कुछ एज के बाद ही बच्चे खेल सकते हैं, या उनको कुछ हद तक ही खेलने देना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो अगर बैन हुई है तो वो ऑब्वियसली जो सारे स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, जो पब्लिशर्स हैं, वो सब ये ज़रूरी एहतियात रखते हैं कि उनको पब्लिक चैनल से निकाल दिया जाए एंड वो अवेलेबल ना हो ओपन पब्लिक के लिए। एब्सोल्युटली। अब देखिए इसमें दो है। अब इसमें मेरे साथ प्रियांक कानूनगो साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरपर्सन है एनसीपीसीआर के भी। निनाद साहब, प्रियांक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपने सर सरकार से पूछा है कि बैन के बावजूद पबजी जैसे गेम आखिर क्यों अवेलेबल है, उन तक एक्सेस कैसी है। सरकार की ओर से स्वाभाविक रूप से आपको जो जवाब दिया जाएगा वो प्रॉपर चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और पर्याप्त समय में दिया जाएगा। लेकिन आपको प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत होता है, आखिर ये एक्सेस क्यों है, बच्चों तक कैसे पहुंच जा रहे हैं ये बैंड एप्स? देखिए, इसमें सीधा मामला ये है कि चाइना जैसा देश अपनी पूरी ताकत से इस तरीके की वायलेंट एक्टिविटीज़ भारत में इंस्टिगेट करने में, बच्चों के दिमाग में भरने में लगा हुआ है। आप देखिए कि पबजी को भारत में बैन किया गया, लेकिन इस साल पिछले वर्ष में जो एशियन गेम्स चाइना में हुए उसमें ई स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी शामिल की गई उसमें पबजी को भी शामिल किया गया। हमने सरकार के साथ साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी आग्रह किया है कि वो कृपया करके इस विषय पर ध्यान दें और हमको ये बताएं कि ई स्पोर्ट्स को लेकर के उनका क्या रुख है, किस प्रकार बच्चों को ई स्पोर्ट्स में वो अलाउ कर रहे हैं या बुला रहे हैं। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि कब कोई देश इस प्रकार की गतिविधियों को हर प्रकार से दूसरे देशों में इंस्टिगेट करेगा, दूसरे देशों के बच्चों के ऊपर थोपने में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम सभी को समेकित प्रयासों की आवश्यकता है। और ये एक तरीके का छद्म युद्ध है जिसमें बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि बच्चे इसका शिकार हो जा रहे हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं प्रियांक साहब, कैटेगरी इसमें दो बांटी गई हैं। पहला है ई गेम्स और दूसरा है आई गेम्स। मुझे याद है बहुत सारे, जिसमें कुछ हिंदुस्तानी गेम्स भी हैं, वो लोग हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने पक्ष में इस तरह के सुनवाई के बाद उनके पक्ष में बात इस तरह से आई कि ये गेम्स जो हैं वो गेम ऑफ स्किल्स हैं, गेम ऑफ चांस नहीं है। अब जब गेम ऑफ स्किल्स हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट की प्रोनाउंसिएशन के बाद और जो हमारे यहाँ निहित कानून है उनके तहत ये स्वाभाविक रूप से बच्चों तक इनकी एक्सेस है। हालांकि इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इसमें भी एज ग्रुप डिसाइडेड है, लेकिन अन्य कारणों से ये बच्चों के पास हैं। लेकिन जब तक हम सही तरीके से ये ही तय नहीं कर पाएंगे कि गेम ऑफ स्किल में हमें जाना है, वहां से बच्चों को निकालना है या गेम ऑफ चांस से बचाना है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो जाता है सर। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि गेम ऑफ वायलेंस की तरफ हम बढ़ते गए हैं। अब गेम ऑफ स्किल की बात हो या गेम ऑफ चांस की भी बात हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी ई गेम्स हैं वो सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेसिबल हैं बच्चों को। अधिकतर इनमें से वो हैं जो स्मार्टफोन्स के ज़रिए खेले जाते हैं। अब भारत में जो विसंगति है, जो विडंबना है, वो ये है कि बच्चों के नाम से इंटरनेट के कनेक्शन दिए ही नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ सिम दी जाती है उस व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष हो, यानी कि हमारे यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं कि हम ये तय कर सकें कि ये वाला इंटरनेट कनेक्शन बच्चों का है और इसको लिमिटेड एक्सेस हम देंगे। इतने घंटे से ज़्यादा गेम खेलेगा तो ब्लॉक करेंगे, इस तरीके के गेम खेलेगा तो ब्लॉक करेंगे। तो पहला मुद्दा तो ये है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़, गेमिंग कंपनीज़,
इन सब का आपस में कोई कन्वर्जेंस है ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि बच्चे अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो सच्चाई है आज की तारीख में, तो कम से कम बच्चों के नाम से कनेक्शन देना हमको शुरू करना चाहिए। और ये जितने भी गेम हो, चाहे वो स्किल के हों, चाहे वो चांस के हों, जो भी है, बच्चों तक जो कुछ भी आ रहा है तो वो रेगुलेट होना ही चाहिए। आपकी नज़र में इस वक्त बड़ी विडंबना क्या है? देखिए, जो गेम ऑफ चांस है वो तो पूर्णतः बैन है। जुआ, बेटिंग, गैम्बलिंग कुछ राज्यों को छोड़कर, कुछ इलाकों को छोड़कर समूचे देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन गेम ऑफ चांस की जब तक बात आएगी, यानी कि आई गेम्स की बात आएगी, तो हम जानते हैं उसमें सरकार की गाइडलाइंस भी आई है 2 दिन पहले, और हम जानते हैं कि उस पर तो बैन है। लेकिन सर, जो गेम ऑफ स्किल की आड़ में बच्चे एक तो उनके लती हो रहे हैं, और दूसरा आप बता रहे हैं जो कि वायलेंस की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं, और इनको कानूनन इनको वैधता है अपना कारोबार करने की, तो ऐसे गेम ऑफ स्किल्स पर आप कैसे लगाम लगाएंगे सरकार के साथ मिलकर? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मैं 4 खिलाड़ियों का चयन करता हूं, इसमें से ये खिलाड़ी 5 रन बनाएगा, ये खिलाड़ी 20 रन बनाएगा, ये खिलाड़ी 25 रन बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चांस हुआ कि स्किल हुआ। क्या हमारे यहाँ इस तरीके की फोरकास्ट करना या इस तरीके का कयास लगाना कि आज फलाना खिलाड़ी इतने रन बनाएगा या फलाना खिलाड़ी इतने विकेट लेगा, किसी प्रकार के स्किल्स में आता है? इस प्रकार की भविष्यवाणी ये करना, ये तो मजाक है। इस तरीके से शॉर्टकट्स अपनाए जा रहे हैं, और जाहिर तौर पे ये कंपनीज ये कह देती है कि भाई हम तो बच्चों को बोलते नहीं है कि अकाउंट खोलें। बच्चे माँ बाप के मोबाइल अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, माँ बाप के क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, और कुल मिला के अगर हम अपनी गर्दन को रेत के अंदर गड़ा देंगे शुतुरमुर्ग की तरह, तो दुनिया में से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। सच्चाई ये है कि बच्चे इन सभी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। देश में एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसके बिना हम बच्चों को खतरे में डाले हुए हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल सर, जो मुझे लगता है आपने जो मिनिस्ट्री को लिखा है, उसके जवाब में मिनिस्ट्री की ओर से क्या आधिकारिक बयान आपको आएगा? मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, वो तो एक अपने समय के मुताबिक ही आएगा। लेकिन जो इस पक्ष में हैं, जो ई गेमिंग के, मैं आई गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन जो ई गेमिंग के पक्ष में, देखिए 2-3 तरह की चीजें हैं। एक तो जैसा हमारी और आपकी चर्चा हुई रही है कि स्किल बेस्ड, अब स्किल कैसे है, इस पर आप सवाल उठा रहे हैं। दूसरा ये है सर कि कहा जा रहा है कि गेमिंग की दुनिया भविष्य की दुनिया है। गेमिंग में कहीं ना कहीं इकोनॉमी जुड़ी हुई है, गेमिंग में बहुत सारे रोजगार के मौके जुड़े हुए हैं। तो पूरी तरह से यदि ई गेमिंग पर हम कुठाराघात कर देंगे तो कहीं इकोनॉमी पर और रोजगार पर उसकी चोट ना पड़े, ऐसे में हम सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? हमने कभी भी नहीं कहा कि आप गेमिंग को बंद कर दीजिए। हमारी पूरी पीढ़ी जो है वीडियो गेम खेलती हुई बड़ी हुई है, हमने कभी नहीं कहा ऐसा। हमारा कहना ये है कि बच्चों को किस तरीके के गेम्स का एक्सेस होना चाहिए, उसके लिए सरकार की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। सरकार उसको रेगुलेट कर दें बस, कि बच्चों को क्या चीज़ देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। ठीक है सर। अब जाते जाते सर एक छोटा सा सवाल, सरकार से आपने एग्जैक्टली अपने लेटर में किन किन चीज़ों पर स्पष्टीकरण मांगा है या ज़्यादा रोशनी मांगी है? हमने सरकार से केवल 2 बातों पर निवेदन किया है। हमने उनसे ये आग्रह किया है कि एक तो ये जो पबजी बैन होने के बाद बच्चों को एक्सेस मिल रहा है इस पर, इसको प्रतिबंधित कर दें। देख लें कहाँ कहीं पे ये लूप होल्स हैं, कहाँ कहीं पे ये हैकर्स ने रास्ता निकाल लिया है, सरकार उसको रोक देगी। दूसरी बात हमने उनसे ये कही है कि किस तरीके के गेम्स भारत में परमिट किए गए हैं, उनकी कोई सूची अगर है, उनके कोई मानदंड अगर हैं, तो वो हमको दे दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको जाना है, इसलिए मैं आपसे मैंने एक ही साथ सारे सवाल पूछ लिए। आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।